Planning to appear for UPSC CSE but confused about where to start? Look no further. Vision IS Delhi presents the GS Foundation Course 2025, 2026 and 2027. Avail centralized access to learning with classroom and online resources. Study material that is expert researched and thoroughly analyzed basis the UPSC exam pattern. Personal and individualized guidance every step of the way to cater to your technical and specific needs. Explore the holistic learning modules we have designed for the UPSC CSE aspirant. Batch starts 20th December, 5 p.m. and 17th November, 9 a.m. Offline come live online classes. With the right ingredients, success is yours to have. Enroll today in the Vision IS GS Foundation Course 2025, 2026 and 2027. गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम इंद्रजीत है। मैं विजन में ही 6 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। आज आपको एक कोर्स सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में कौन कौन सा हो गया आपका, इकॉनमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना। अब हिस्ट्री का बचा हुआ अप्रोच जो मुझे समझाना है आपको। आप लोग टारगेट 25 को कर रहे हैं, 25 को। मेरा खुद का जब मैंने 4 बार प्रीलिम्स निकाला है और उसमें प्रीलिम्स का तो मतलब मेरा अच्छा था, बढ़िया था। 200 मार्क्स का जब जीएस पेपर होता है तो उसमें मेरे 145, 130, 135 ऐसे मार्क्स आए, हाईएस्ट 145 मार्क्स आए। तो प्रीलिम्स का तो एकदम टू द पॉइंट बहुत बढ़िया से आपको कुछ टेक्निक भी बता दूंगा, हिस्ट्री में और अच्छे से बता दूंगा। और मेंस का भी मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, खासकर जो बच्चों को गाइड करने का। इस बार जो मेरे ही मेंटरशिप से कृतिका मिश्रा टॉप किए, 5 महीने का मेरा मेंटरशिप था उनका विजन की तरफ से। इस बार 6 बच्चे मेरे मेंटरशिप से सिलेक्शन लिए, 6 बच्चे।
तो उसका भी आपको बताऊंगा। और आज मेन फोकस होगा हिस्ट्री। जो बताऊंगा उसमें आप ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस अलग होगा, लेकिन जो अप्रोच है, जो अभी सर बताए हैं ज्योग्राफी में, हर टीचर वही सिलेबस PYQ, है ना, यही चीज बताएगा। तो यूपीएससी में बस 2 मिनट एक जनरलाइज चीज बताना चाहता हूं। यूपीएससी का जो हम लोग सोच के आते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है, बड़ा लेंदी है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तो बहुत पढ़ना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पढ़ना तो बहुत पड़ता है ना। सिलेबस जितना हम लोग वास्ट समझते हैं उतना है नहीं। हम लोग जो अपना, जैसे आप ऐसे नज़र ऐसे खड़े हो, और अपना जब ऐसे खड़े हो तो 180 डिग्री पे व्यू देखते हो। कितना पे? 180 डिग्री पे। और हम लोग 180 क्या 360 डिग्री पे पढ़ते हैं, हर चीज पढ़ते हैं, जो भी आ रहा है पढ़ते हैं। और ऐसे पढ़ोगे 360 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, तो फेल कर जाओगे, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, उसको आपको छोटा करना होता है। जरा सोचो कि एक लड़का जो खासकर इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा इसमें आपको उदाहरण मिल जाएगा, हिंदी मीडियम में भी कुछ हैं उदाहरण, जो ये पहला अटेम्प्ट देता है, 1 साल पढ़ता है, पीटी निकालता है, मेंस निकालता है, इंटरव्यू निकाल के टॉप 100 मार के चला जाता है। तो जो आदमी 4 साल से तैयारी कर रहा है, उससे ज़्यादा नॉलेज है क्या उसको? नहीं है। लोग 5-6 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पूरा 10 बार पढ़ चुके हैं हर चीज़, उससे ज़्यादा नॉलेज है क्या उसको? नहीं है। लेकिन एग्जाम के पैटर्न को उसने समझा है कि 1 साल में लोग 3 महीने में मेंस की तैयारी करते हैं। मेरा स्टूडेंट अभी IRS बना है, वो एक मेंस लिखा हुआ था, बहुत कम नंबर आए थे उसके, GS में 1000 में 280 नंबर थे। जो अगली बार पीटी निकाला और हमसे संपर्क हुआ उसका, और पीटी के रिजल्ट के बाद संपर्क हुआ, तो समझ जाइए 70 दिन बचे हुए थे, है ना। 70 दिन में जो अप्रोच मैंने बताया उस पर वो चला, साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी किया, मेहनत बहुत किया है। ये सीधे भाग के ये मार्क्स जो है सीधे भाग के 396 गया है, 116 नंबर छलांग लगाया है। वो तो उसका इंटरव्यू में थोड़ा कम नंबर था, नहीं तो वो टॉप 100 या टॉप 200 में तो आ ही जाता। तो आप ये समझिए, क्या वो 70 दिन में बहुत नॉलेज ले लेगा क्या? हाँ? नहीं। अप्रोच, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो समझना है। मैं हर क्लास में एग्जांपल देता हूं तांगा वाला घोड़ा का। तांगा वाला घोड़ा जो है सड़क पे चलता है, पीछे आप, हम लोग बिहार में टमटम बोलते हैं उसको, है ना, शायद आप भी जानते होंगे। तो पीछे कभी बैठे हैं तांगा वाला घोड़ा पे? देखे हैं? तो उसके आंख पे पट्टा लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? अगर पट्टा हटा दो तो उसका व्यू कितना हो जाएगा? 180, उससे भी ज्यादा, क्योंकि उसका आंख ऐसे रहता है। अब वो सड़क पे चल रहा है, बगल में चने का खेत हरा हरा दिख गया, सीधे सड़क के नीचे चला जाएगा खाने, एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको बनना है तांगा वाला घोड़ा। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पट्टा लगाना पड़ेगा। कोई मुझे बताएगा कि वो पट्टा क्या हो सकता है? वो पट्टा, ये जो 180 डिग्री व्यू है, इसको आपको कम करना है। एक तो सिलेबस के माध्यम से, और दूसरा क्या है? PYQ प्लस। प्लस क्या है मैं बाद में बताऊंगा। किसके माध्यम से? PYQ पता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ प्लस मैं डाल दिया है कुछ कारण से, मैं आगे बताऊंगा। ये व्यू कम करके आपको 15 से 30 डिग्री के बीच में ले जाना है, बस। मतलब इतना ही पढ़ना है। सिलेक्शन 180 पे नहीं पढ़ना है, इसी को बार बार पढ़ना है। 10 घंटा पढ़ना है, लेकिन इसी को पढ़ना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये चीज सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमी में भी, हर जगह चलेगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे 145 मार्क्स अगर आए हैं जीएस में,
145 नहीं थे, 144.66 थे, ठीक है, तो मैं उसको राउंड फिगर 145 कर रहा हूं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ये, मैं तो प्लस यूज भी नहीं करता था, सिर्फ पी वाई क्यू। आगे उसको मैं राज खोलूंगा प्लस मैं क्यों बोल रहा हूं। और उस टेक्निक को लेके जाओगे, और ये भी बता दूं कि तीनों प्रोसेस में सबसे टफ पीटी है। टफ का मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल निकालना, निकाल लोगे, अगर सही दिशा में जाओगे निकाल लोगे। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे कि सर कौन सा पीटी टफ है, इंटरव्यू टफ है या फिर मेंस टफ है, तो मैं कहूंगा पीटी, जबकि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है, जरा सोचो कि 10,000 बच्चों का वहां पे पीटी हो रहा है, अब मेंस कितना का हो रहा है, 3,000 बच्चों का। अगर ये 3,000 बच्चों का कर दिया जाए तो सोच लो और कितना टफ हो जाएगा। वो तो बच्चे 10,000 हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है। यहां तो 3,000 बच्चों का हो रहा है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं लॉ कर रहा था, तो और मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैं प्राउडली बोलता हूँ, और प्राउडली हर जगह हिंदी मीडियम। लॉ में सब भर भर के इंग्लिश मीडियम में अपना पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिख के आते हैं। मैं हिंदी में लिख के आता था, है ना। और कुछ मेरे जैसे जो साधारण बैकग्राउंड वाले बिहार यूपी के बच्चे थे, अब उन बच्चों का मैंने ग्रुप बना लिया। मैं चूंकि विजन में पढ़ाता हूँ तो तुलनात्मक रूप से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एक एक चीज़ में, और मैंने जिम्मा उठा लिया कि उनका भी मैं पास करवाऊंगा, उनको भी अच्छा नंबर आना चाहिए। बीच में ऐसा हुआ लास्ट तक आते आते कि हिंदी मीडियम हम लोग का ज़्यादा नंबर आने लगा इंग्लिश मीडियम से, और वो बच्चे जो बॉर्डर पे थे कि हिंदी ले या इंग्लिश, धीरे धीरे शिफ्ट करने लगे हिंदी में। क्या टेक्निक था? टेक्निक कुछ नहीं, ड्यू का लास्ट 2 इयर्स का पेपर उठाया, उसको मैं ये करता था कि कौन कौन सा टॉपिक है ना, उस 8 8 16 मैक्सिमम 20 टॉपिक, 20 टॉपिक का हिंदी में मैं बढ़िया नोट्स बनाया था। क्योंकि हिंदी में कंटेंट, वो भी लॉ में कहाँ से मिलेगा, लेकिन मुझ में क्षमता है कि मैं कर सकता हूँ वो सर्विस, बना देता था, उनको पढ़ा देता था। बकायदे मैंने क्लास भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर को बैठा के लिया है कि सर मुझे मौका दीजिए पढ़ाने का, अटेंडेंस कम था इसलिए। बच्चे को इतना नंबर आने लगा इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन में, कहाँ उसका पीछे रामबन क्या था, पी वाई क्यू। जो आप यूपी बिहार के हैं जो, या राजस्थान के होंगे, तो वहां पे गेस पेपर होता है 10th का 12th का बोर्ड में होता है कि नहीं, क्या है वो, पी वाई क्यू। और तुम विश्वास नहीं करोगे, वही बच्चे जब आते हैं मुखर्जी नगर में या करोल बाग में तैयारी करने, यही काम नहीं करता। 10% बच्चा पीवाईक्यू नहीं देखता है। तुमको लगेगा सर एग्जैजरेट कर रहे हैं, अरे भाई हम खुद इस इंडस्ट्री में भाई कुछ साल हम स्टूडेंट रहे, है ना। जब हम स्टूडेंट थे तब तो कोई भी नहीं करता था, समझ रहे हो। सिलेबस, आप कहीं भी रुके हो आसपास, अपने दोस्तों से या अपने सीनियर जो बाबा टाइप के लोग हैं, उनसे जरा सिलेबस पूछिएगा, 10 में से 1 या 2 आदमी बता पाएगा। आपको हंसी लग रहा है, लेकिन अगर आपको मैं सेंसिटाइज या कोई सेंसिटाइज ना करे, आपको समझाए ना कि सिलेबस कैसे करना है, कैसे याद करना है, सिलेबस के पॉइंट्स कैसे आपको नोट डाउन करने हैं कि ये सिलेबस में है, तो आप भी नहीं कर पाओगे। बस पढ़ोगे, कोचिंग पढ़ोगे, हर साल पीटी दोगे, वो प्रोसेस चलता रहता है, वो रैट रेस बोलते हैं, चूहे की दौड़ चलती रहती है, समझ रहे हैं। इसलिए विजन में हम लोग इस दोनों पे बहुत फोकस करते हैं, सिलेबस और पीवाईक्यू। मेंस का पीवाईक्यू, पीटी के पीवाईक्यू को लेके अब सेंसिटाइजेशन आ चुका है, अच्छे बुक्स हैं, तो अब वो जो रेशियो है मुखर्जी नगर में 10 से 20% तक पहुंच गया है। मेंस का पीवाईक्यू 1 से 2% ही लोग देखते हैं। आप मुझे 6 महीना बाद या 1 साल बाद आप मुझे याद करोगे कि सर सही बोल रहे थे। वो लड़का जो 396 मार्क्स लाया था, तीसरा अटेम्प्ट था उसका, उस साल देखा था पीवाईक्यू, पहले मेंस लिख चुका था, पीवाईक्यू मेंस का नहीं देखा था, समझ रहे हैं। अब हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री में
आपका प्री है, मेंस है। कोर सब्जेक्ट यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में क्या कोर सब्जेक्ट होते हैं, वो 4 माने जाते हैं। चाहे उससे नंबर ज़्यादा आए कम आए, उस कोर सब्जेक्ट को छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताइए, आप बताइए। इकोनॉमी और नहीं, पॉलिटी भाई, ये कोर सब्जेक्ट है और बचे हुए फ्रिंज सब्जेक्ट हैं। है ज्योग्राफी कोर सब्जेक्ट, ज्यादा सवाल आता है इन्वायरमेंट का, लेकिन कोर सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी है। बिना ज्योग्राफी के इन्वायरमेंट डील नहीं कर पाओगे और मेंस में क्या करोगे? तो यूपीएससी का ये चारों कोर सब्जेक्ट है, इसलिए आज का जो सेशन भी है इस कोर सब्जेक्ट पे है। तो इसलिए साइंस टेक का सेशन नहीं हो रहा, मैं ही लास्ट हूं, हिस्ट्री लास्ट है। तो देखो, जो लोग तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, कोर सब्जेक्ट पे उनका महारत हासिल हो जाता है पीटी मेंस सब पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसमें एक भी सब्जेक्ट आपका कमजोर हुआ तो पीटी तो नहीं निकलेगा। क्यों? तो सामने वाला जो लड़का है जिससे कंपटीशन है आपका, वो हिस्ट्री या पॉलिटी जो भी कोर्स सब्जेक्ट है उसमें अच्छा करके आया है और आप उसी में गलती कर रहे हो, ब्लंडर कर रहे हो, है ना। अब ऐसे सवाल जैसे साइंस टेक के सवाल या इन्वायरमेंट खासकर सवाल जिसमें तुक्का मारना पड़ता है, उस तो ये लक है, बहुत सारा लक भी फैक्टर होता है। तो सामने वाले को भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। इसमें जितना कम गलती हो कोर सब्जेक्ट में, जितने कम ब्लंडर्स हों, उतना अच्छा है। तो हिस्ट्री में प्रीलिम्स में 15 सवाल का एवरेज है, 15 सवाल पूछा जाता है, जिसमें जो लोग सिलेक्ट होते हैं, पीटी निकालते हैं। मेरा 10+ सही होता था सवाल हिस्ट्री में, जिसका अगर 10+ के आप नीचे जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला सही करके आया। मेंस में 75+ मार्क्स का पेपर 1, जीएस पेपर 1 में रहता है। 75+ मार्क्स का आपको डायरेक्ट सवाल रहेगा ही, 80 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है। उसके साथ ये बताओ, क्या हिस्ट्री एस्से में काम आएगा? क्या इतिहास जो है एस्से में काम आएगा? जब निबंध में भूमिका बनाना होता है, तो अगर आपका अच्छे से व्यू है, अच्छा से आप अच्छे से पढ़े हो हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, तो वहां भूमिका हिस्ट्री से बना सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री पता है आपको अच्छे से, हिटलर ने किस प्रकार से वो इंटॉलरेंस फैला के या यहूदियों पे होलोकास्ट किया और समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो हमारे समाज में जो तुलनात्मक रूप से कहा जा रहा है कि असहिष्णुता बढ़ रही है सोशल मीडिया के कारण खासकर, तो अगर किसी भी सेक्शन को आप अगर मार्जिन पे डालते हो, उसको किनारे करते हो, उसको दबाते हो, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा समाज पे, वहां से हम सीख सकते हैं कि नहीं? तो भूमिका सीधे वहीं होलोकॉस्ट से शुरू कर। सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। वही सीख लेके तो यूरोप जो है ये किया है, यूरोपियन यूनियन बनाया है। और सोचो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप में मात्र एक युद्ध, जो बड़ा युद्ध कहा जा सकता है, वो अभी रशिया यूक्रेन वाला है। बड़ा युद्ध किया, छिटपुट तो इसमें आपको यूगोस्लाविया और ये सब में तो हुआ है, लेकिन बड़े युद्ध की बात कर रहे हैं। तो सीख लिया तभी तो यूरोपियन यूनियन बनाया और यूनाइट हुआ, है ना। कम से कम यूरोपियन यूनियन के देश आपस में लड़ते हैं क्या? ना के बराबर। रशिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो क्या इन सब चीजों से, इतिहास से, भारतीय इतिहास से आप राष्ट्रवाद का संकल्पना गांधी जी का, आप राष्ट्रवाद का संकल्पना रविन्द्रनाथ टैगोर का आप पढ़ेंगे, तो क्या उन जब इस तरीके का नेशनलिज्म टॉपिक पे, राष्ट्रवाद जैसे टॉपिक पे अगर निबंध आएगा तो वहां यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और आपका ये जो हिस्ट्री है बेस बनाता है। पॉलिटी भी शुरुआत हिस्ट्री से ही होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है वहीं से शुरुआत हो रही है। वो कहाँ से जाएगा? आपका हिस्ट्री में भी आप किस प्रकार से अंग्रेज धीरे धीरे आपको राइट दिए हैं, कौन सा गवर्नर जनरल के समय कौन सा एक्ट पारित हुआ था, चार्टर एक्ट क्या है, काउंसिल एक्ट क्या है ना। तो वो वहां आपको लिंक हो सकता है। नेशनल मूवमेंट का जो नैतिकता लेके हमारे जो बड़े बड़े नेता चल रहे थे, उसका प्रभाव हमारे संविधान पे भी पड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू था,
उसका प्रभाव हमारे संविधान पे पड़ा है कि कैसे शोषित वर्ग को आजाद भारत में इंपावर किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि पहले जो शोषित वर्ग हैं उनके साथ क्या करना है उसकी लड़ाई हो, उसके बाद हम लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे। गांधी जी क्या कर रहे थे कि नहीं, पहले यूनाइट हो, जब आजाद हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे, है ना। ये जो डिबेट है, और ये सब चीज आपको इंटरव्यू में बहुत काम आता है। इंटरव्यू में साइंस टेक ना काम आए, हो सकता है इंटरव्यू में आपका ज्योग्राफी का चीज ना काम आए। बहुत ऑब्जेक्टिविटी होती है, सुनामी किसे कहते हैं, पूछने वाले को अगर ऑप्शनल है तो पूछ देगा। लेकिन ये सब जो कॉन्ट्राडिक्शन है, राष्ट्रवाद और ये सब पे जो विवाद है, अभी बहुत चर्चा में भी है ना, तो वो सब चीज आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो हिस्ट्री के बिना, पॉलिटी के बिना आप यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं सकते, इसलिए इसको कोर सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि डायरेक्टली तो यहाँ तो इंपॉर्टेंट है ही, एथिक्स में भी काम आ जाएगा, इसके नॉलेज, इसका नॉलेज एथिक्स में भी काम आ जाएगा, साथ में निबंध में भी आएगा और इंटरव्यू में भी आएगा। ठीक है, अब है कि जो मैंने बोला आपको कि सिलेबस जो तांगा वाला घोड़ा का दो पट्टा है, एक पट्टा क्या है सिलेबस, दूसरा क्या है पीवाईक्यू प्लस। अभी पीवाईक्यू समझिए, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग डील करेंगे, तो आपको हर सब्जेक्ट का कम से कम यूपीएससी ने जो सिलेबस लिखा है उसको एक एक कागज पे लिख लेना चाहिए। हिस्ट्री इसका सिलेबस लिख लिया, ज्योग्राफी इसका सिलेबस लिख लिया। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिलेबस का बस एक लाइन लिखा हुआ है, भारत का इतिहास व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, बस यही लाइन में लिखा हुआ। मेंस में तो चलो भैया डिटेल है भी, मेंस में थोड़ा डिटेलिंग है भी। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के, आपको दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दूं, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य, वस्तुकला के प्रमुख पहलू शामिल होंगे, स्पेसिफिकली बोल दिया है। इसका मतलब है कि हमको जो प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य में कौन राजा हुआ, वो क्या क्या किया और कौन उसको मार के उसका बेटा बन गया, ये सब पढ़ना है नहीं। संस्कृति साफ साफ लिखा हुआ है, साहित्य, वस्तुकला, फिर 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, है ना, स्वतंत्रता संग्राम। अभी देखो ये 18वीं सदी से लेकर वर्तमान तक, तो आपका देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में पूछेगा तो इसमें आएगा। अब स्वतंत्रता संग्राम, ये स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद या उससे शुरू माना जाता है, राजा राम मोहन राय उससे पहले के हैं। तो इनके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में इनमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। अब इसमें गांधी जी किस में आ जाएंगे, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर इसमें भी आ सकते हैं क्योंकि इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास भी है। और साथ में आपके स्वतंत्रता आंदोलन क्या क्या हुए वो सब है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, तो जो भाषाई आंदोलन हुआ, आपने गोवा को स्वतंत्रता के बाद सबसे लेट से गोवा को ही अपने अंदर समाहित किया, हैदराबाद को लेके अब ऑपरेशन पोलो हुआ ना, सब चीज इसमें। विश्व इतिहास में 18वीं सदी और बाद की घटनाएं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद। तो ये सब आपको वर्ड 1 to 1 रट्टा नहीं मारना है, बार बार देखोगे तब याद होगा। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें उपनिवेशवाद के बारे में कुछ लिखा है, कोई आर्टिकल है ना, शशि थरूर का कुछ भाषण सुन रहे हैं, उपनिवेशवाद पे खूब बोलते हैं, तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा।
लेकिन आप उसी चीज को न लोगे जो सिलेबस में आपका पार्ट है। तो क्या सिलेबस इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया? सिलेबस को आपको इंग्लिश में भी देखना है, हिंदी मीडियम को इंग्लिश में भी देखना होता है। यहाँ तक कि मजेदार बात बता दूं कि जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको इंग्लिश में भी सवाल पढ़ना पड़ेगा। चाहे मैं तो प्रीलिम्स में भी पढ़ता था, लेकिन मेंस में तो पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत बार अर्थ का अनर्थ कर देता है ट्रांसलेशन में। सरकारी ट्रांसलेशन है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बता दिया। अच्छा, अब देखिए जो क्या हुआ, कौन बोल रहा है? अच्छा सॉरी, अब क्या है, अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो एक तो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, और दूसरा क्या है, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत जो शुरुआत करते हैं वो समझ जाइए कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर, क्योंकि हड़प्पा से उससे पहले भी आप शुरू कर सकते हैं, 1-2 चैप्टर है एनसीईआरटी में शुरू में, लेकर 1200 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत 1200 से आप शुरू करोगे 1750 तक, और आधुनिक भारत को 2 पार्ट में बांटा जाता है, 1750 से लेकर 1857 तक, और 1857 से लेकर 1947 तक। यही 1947 है, ये आपका क्या है बताइए, क्या है ये? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यही आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। अब तक का ट्रेंड क्या रहा है? जो 15 सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, 5 सवाल यही से पूछा जाता है। 5 सवाल, इस बार कम था, लेकिन लगभग ये ट्रेंड फॉलो किया जाता है। तो इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यही। मेंस में भी अधिकतर सवाल यहीं से होते हैं। अब है प्राचीन भारत में, तो आपका कोई भी जो शासन काल है, मान लीजिए मौर्य काल है, तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं को देखना है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि सांस्कृतिक पहलू पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। मेंस में तो यही है सांस्कृतिक, प्रीलिम्स में कभी कभी यहां से भी सवाल आ जाता है, लेकिन मेन क्या है? सांस्कृतिक। उसी प्रकार से गुप्त काल के लिए है ना, चाहे शुरुआत जब हड़प्पा से करोगे तो हड़प्पा के संदर्भ में आप वो देखोगे। PYQ से आपको समझ में आएगा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले क्या था कि मेंस के लिए PYQ जब हम लोग एग्जाम देते थे तो चूंकि पैटर्न चेंज हुआ था, तो 1-2 साल का ही बस, उसमें क्या एनालिसिस करेगा आदमी। लेकिन अब तो आपके पास 10-11 साल का मेंस का भी PYQ है ना, और प्रीलिम्स का तो आपका 20 साल का आपको देखना है। 10 जो नए पैटर्न में है और 10 साल और पुराना है। और जब हम बोलते हैं PYQ एनालिसिस, तो उसको बोलते हैं डीप एनालिसिस करना है, सिखाएंगे आपको। जब मध्यकाल का आप देखोगे तो मध्यकाल में ये सब नहीं पूछता है कि भाई, ऐसे तो देखो सल्तनत काल है, मुगल काल है ना, लेकिन ये सब नहीं पूछता है कौन किसका बेटा था, कौन कब युद्ध हुआ, ये सब फैक्चुअल चीज नहीं पूछता है। लेकिन जैसे भक्ति काल पे बड़ा फोकस होता है, तो हम कहाँ समझेंगे भक्ति काल पे फोकस होता है? PYQ से समझेंगे, है ना। तो वो सब चीज आप PYQ से एनालाइज करोगे, और आपको खुद करना है। क्लास में टीचर हर लेक्चर में आपको समझाएगा, आपको कुछ सिलेबस भी लिखा देगा, लेकिन उसमें आपको यहाँ तक कि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक इनपुट देते रहना है। एनालिसिस खुद से किया जाता है ना। उसके बाद आधुनिक काल में देखोगे तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल आए, उस सब से रहेगा सवाल।
जो जमींदारी प्रथा आई, रईत बारी, ये आपको महलबारी, सब इससे रहेगा सवाल। मेन फोकस इस पे रहता है। ठीक है। अब एक चीज और है कि लिखा हुआ है वर्तमान तक, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब 1947 से लेकर 1991 तक का इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बोल सकते हैं सर हिस्ट्री का सवाल नहीं है, पॉलिटी का सवाल हो सकता है, लेकिन आपको मेंस में तो है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्रता के बाद भारत। प्रीलिम्स में भी सवाल वहां से एक दो पूछा जाने लगा। और एक है करेंट अफेयर। अब आप हंसोगे कि सर करेंट अफेयर हिस्ट्री में क्या है, कम से कम हिस्ट्री में तो छोड़ दीजिए करेंट अफेयर। लेकिन जो भी चीज चर्चा में रहता है, 100 साल पूरा हुआ है, मान लो गदर आंदोलन का 100 से ज्यादा साल पूरा हो गया, इस साल मान लो 125वां साल है, किसी का आपको जैसे अभी भारत छोड़ो आंदोलन का 75 साल पूरा हुआ, तो इस तरीके से जो 25 साल किसी चीज का पूरा हुआ, 50 साल पूरा हुआ, 100 साल पूरा हुआ, 150 साल पूरा हुआ, 250 साल पूरा हुआ, इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस जो चीज विवाद में रहता है, चर्चा में रहता है, हिस्ट्री को लेकर हमेशा विवाद रहता है, आपको पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जाना है। जहां देखा विवाद, अच्छा ये सिलेबस आ गया, सिलेबस में उसको इंक्लूड कर लिया। या फिर चर्चा में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रामानुज का मूर्ति का उद्घाटन किया, सवाल आ गया। आप बोलोगे सर करेंट अफेयर्स है, लेकिन जब भक्ति आंदोलन पढ़ोगे वहां भी उनको पढ़ना है। हाँ, करेंट से ये फायदा होता है कि उस चीज को हमें ज्यादा फोकस करना है। अब ये करेंट अफेयर कहाँ से पढ़े, तो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन आपको विजन आईएएस के करेंट अफेयर मैगजीन में मिल जाएगा। देखा है आपने? देखो, खुद से पढ़ो, किसी कोचिंग में पढ़ो, लेकिन विजन का ही सब मैगजीन पढ़ते हैं, हाँ, उससे बच नहीं पाओगे, है ना। आप कहीं भी पढ़ो, चाहे आप कन्याकुमारी में पढ़ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ रहे हो, विजन का ही मैगजीन। और विजन का जो रिसोर्स है ये सामूहिक संपत्ति। कभी विजन रोक लगाता है क्या कि नहीं पढ़ना है, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो? भाई वो तो अपने पोर्टल पे अपलोड कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, एक ही सोर्स। ठीक है, तो ये आपका, अच्छा यहीं पे सोर्स भी बता दें तो ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी, मैं बहुत बड़ा फैन हूं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और क्लास 6 से पढ़ना है। बहुत लोग 11 12 बोल देते हैं, नहीं अब 24 का अगर टारगेट कर रहे होते और यहाँ मुझे बताना होता तो मैं वो क्लास 6 वाला स्किप कर देता। 25 का टारगेट कर रहे हो, खुद बोले हो तुम लोग, है ना। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर, और मैं तो कहूँगा सब सब्जेक्ट का 12 तक, इसमें हाँ हाँ, अब उसमें आप सिलेबस देख लो। मैं तो कहूँगा कि ओवरव्यू नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, नॉवेल की तरह पढ़ लो, है ना। उसमें खासकर मुझे याद है उसका कुछ, चूंकि ज़्यादा उस पर फोकस नहीं होता है, प्रीलिम्स में पूछेगा नहीं, और लोग लगभग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो उसमें जैसे कि होलोकास्ट के बारे में बड़ा डिटेल में समझाया है ना, निबंध में, इस सब में आप यूज कर सकते हो, टाइम है पढ़ सकते हो उसको, लेकिन सेकेंडरी रखना है। ये क्लास 6 7 8 और 11 12। अब 11th में भी माया सिविलाइजेशन और ये सब है, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये तो आपका घर बना रहे हैं, उसका कुर्सी बना देता है, आपका कुर्सी मजबूत कर देता है, कोई भी घर बना रहे हो। उसके अलावा किसी एक कोचिंग का अगर कोचिंग में आप पढ़ रहे हो तो उसका आपको, और अच्छी कोचिंग का अगर कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आपके पास हैंड रिटेन नोट्स होगा। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो प्रिंटेड नोट्स होगा। प्रिंटेड नोट्स हैंड रिटेन नोट्स में डिफरेंस क्या है, समझ रहे हो बात? टीचर जो तुम्हें स्टोरी बता रहा है उसको डिक्टेट भी कराता है, तो क्या हो गया वो हैंड रिटेन नोट्स।
और प्रिंटेड नोट्स जो आपको टाइप करके डिटेल में मिलता है किसी एक कोचिंग का। अगर आप हिस्ट्री के संदर्भ में मैं खासकर बता रहा हूं कि मॉडर्न इंडिया मतलब स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में बता रहा हूं, खुद से पढ़ रहे हो तो इसको आप बदल के एनसीईआरटी प्लस आप स्पेक्ट्रम प्लस बिपिन चंद्रा, अब क्यों सुनिए, पहली बात सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, मैं क्या बोल रहा हूं, जब कोचिंग नहीं कर रहे हो, ध्यान देना कंडीशन है, कोचिंग कर रहे हो तो आप ये भी छोड़ सकते हो, स्पेक्ट्रम सीधे जा सकते हो। अगर ये पकड़ रहे हो तो दोनों छोड़ दो। क्यों? टीचर आपको बड़ा अच्छे से कहानी सुनाया है। हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, स्टोरी है, और वही टीचर शानदार है जो स्टोरी टेलिंग अच्छे से हिस्ट्री में कर पाता है, कहानी कह पाता है। तो क्या होगा कि आपको याद रहेगा कहानी के रूप में। स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो वो कहानी नहीं है, कहानी कहाँ है, बिपिन चंद्रा के पास। आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसे आंदोलन हुआ, ये चल रहा था, जो एक स्टोरी में समझ जाओ कि जो दादी माँ का कहानी होता था सुनने में कितना मजा आता था, लेकिन वो कहानी का अगर क्रक्स बता दिया जाए, बस भाई बाबा भारती सब जानते होंगे बाबा भारती को, बाबा भारती कहानी घोड़े वाला सुना है ना, तो एक तो कहानी फॉर्म में बताया गया, दूसरा है कि पॉइंट फॉर्म में बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, उसको डाकू मिला, छीना, ये हुआ, फैक्ट बता दिया जाए, मजा आएगा क्या, याद रहेगा क्या, नहीं। स्पेक्ट्रम क्या है, वही फैक्ट, कहानी आपको नहीं मालूम चल पाएगा ढंग से। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? और इसको आप बिपिन चंद्र को नोबेल की तरह पढ़ जाइए, क्या दिक्कत है, ठीक है। मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, तो किसी और वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा देखो, जब ट्रेंड एनालिसिस करोगे तो बहुत साल, 5-6 साल से एक सवाल नहीं पूछा, इस साल एक सवाल पूछा है, वो भी रेलवे को लेके, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में सवाल न के बराबर। उसमें लोग क्या करते हैं, एक एक महीना दे देते हैं, कुछ कोचिंग तो 40 क्लास करा देती है, बेवकूफी है। तो एक कोचिंग का, अच्छे कोचिंग का आप वो प्रिंटेड मटेरियल लो, उसको पढ़ डालो, पीवाईक्यू एनालिसिस कर डालो, उतना ही है, बहुत डीप नहीं जाना है आपको, जब तक कि आपका ऑप्शनल ना हो हिस्ट्री, ठीक है। अब आता है कि आधुनिक भारत में, मैंने ये बता दिया, मध्यकालीन भारत में आप किसी कोचिंग का, अच्छे कोचिंग का आप नोट्स ले सकते हो, या फिर जो ओल्ड एनसीईआरटी है, सतीश चंद्र नाम सुने हैं, वो पढ़ लीजिए। और ये मध्यकालीन भारत से आपको मेंस में सवाल ना के बराबर चांस है, हाँ आर्ट एंड कल्चर और ये सब आपका पूछ देगा। प्राचीन जो है इसमें कौन सा है, आर.एस. शर्मा है ना, वो पढ़ लीजिए, रामशरण शर्मा। लेकिन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो आपको मिनिमम सोर्स होना चाहिए, एक सोर्स एनसीईआरटी के अलावा, और उसको बार बार रिवीजन करना है। मैंने जो बोला कि 145 नंबर मुझे आए पीटी में, ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आए। मैंने 7 रिवीजन किया था, 7 रिवीजन किया था एक एक फैक्ट का। रिवीजन का भी अपना टेक्निक होता है, कभी मौका मिलेगा आप बताएंगे। 7 रिवीजन किया था, और लास्ट 2 महीने में 5 रिवीजन। समझ रहे हो बात? एक बार पढ़ने में, हर चीज पढ़ने में, पहला रिवीजन करने में 2 महीना लगता है। उसके बाद वो उसको इस प्रकार से रिवीजन करो कि अगला रिवीजन 1 महीने में हो जाए, फिर 15 दिन में हो जाए, फिर 7 दिन में हो जाए, फिर 4 दिन में हो जाए, फिर 2 दिन में, और लास्ट दिन 16 घंटा पढ़ के सब कुछ रिवाइज कर दिया। 7 रिवीजन। लेकिन ये था कि एक ही सोर्स था। मेरी बात समझ पा रहे हो?
सिलेबस, PYQ, उसके बाद जो रामबाण है वो नंबर ऑफ रिवीजन। मतलब मुखर्जी नगर में और भी बच्चे जो हैं बाहर भी, उनको लगता है कि रिवीजन का मतलब क्या होता है, एक रिवीजन, एक पकड़ लिए, कुछ नहीं होगा। ज्यादा डेंजरस है कि तुम गलत करके आओगे। आपको मिनिमम 5 रिवीजन, जब ये मुट्ठी बनता है तो ताकत बन जाता है। 5 रिवीजन मिनिमम करना है आपको। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसमें मैं चाहता हूं कि एक फ्लो चार्ट मैं आपको बनवाने वाला हूं, वो आप मेरे साथ उतारेंगे। हिस्ट्री में सबसे अच्छी बात है कि करेंट अफेयर में भी है तो वो भी स्टैटिक पार्ट है ना, कुछ नया अपडेट नहीं है। हिस्ट्री में जो हो गया सो हो गया। अगर ताजमहल शाहजहां ने बनाया तो बनाया भैया, न्यूज में रह सकता है, उसको हम ज्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन क्या ये फैक्ट बदल जाएगा क्या? नहीं। तो हिस्ट्री में अगर आप 1000 फैक्चुअल क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मैं जब खुद पढ़ रहा था और स्पेक्ट्रम पढ़ रहा था एक्चुअली, तो ये गोलमेज सम्मेलन आ रहा है बार बार, और 3 गोलमेज सम्मेलन पूरे पढ़ लिया। और मुझे ये, चूंकि खुद से पढ़ रहा था, खुद से स्टडी कर रहा था, मुझे कोई बताया ही नहीं, उसमें यूट्यूब पे भी कुछ था नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चला पढ़ के कि तीनों गोलमेज सम्मेलन एक ही सम्मेलन का पार्ट है। एक ही सम्मेलन 3 बार में हुआ है। मुझे लग रहा था अलग अलग सम्मेलन है। कब पता चला? जब मेरा उस पे सवाल गलत हुआ, तो हम जाके देखी गलत कैसे हो गया। जब एनालिसिस पढ़े तो अरे, एक फैक्ट तब हमको मालूम चला। तो कैसे? मान लीजिए एक हम लोग उदाहरण के रूप में लेते हैं 1857 की क्रांति, चैप्टर का नाम है भाई, चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। 1857 क्रांति हमको क्लास में पढ़ा लिया गया है, या खुद से पढ़ लिए हैं, नोट्स जो भी बनाना है बना लिए हैं। तब इसको हमको कंसोलिडेट करना है, इसको मजबूत करना है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमको तैयार करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी चैप्टर पे, चैप्टर का नाम मान लो ए है, क्या है? ए है, तो ए चैप्टर का PYQ हम सबसे पहले करेंगे। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले हम ए चैप्टर 1857 क्रांति का करेंगे। जब करेंगे तो क्योंकि पढ़ा है एक बार, तो हो सकता है कि मेरा 70-80% सवाल गलत हो, डरना नहीं। अब जो आपके नोट्स हैं प्लस बुक्स जो भी है इस चैप्टर का, ए चैप्टर का, उसको एक बार रिवाइज करना है। ये पहला रिवीजन चल रहा है, पहले रिवीजन की बात कर रहे हैं। आप एक बार पढ़ चुके हैं क्लास में या खुद से, पहले रिवीजन की बात चल रही है, पहली पढ़ाई की बात नहीं चल रही है। अब उसका बुक्स या जो नोट्स है उसका आपने रिवीजन किया। यही टेक्निक हम अपनाते थे। उसके बाद एक बुक आती है जो मैं सुन रहा था, सर भी बता रहे थे, इकोनॉमी वाले सर। कौन सी बुक है? मेरा रिकमेंडेशन है, मुझे बहुत फायदा किया है। उससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि बाहर सवाल ज़्यादा आएगा। वो बुक है, मैं लाल कलम से लिखता हूँ, घटना चक्र। थोड़ा अजीब सा बात है इसमें, लेकिन आपका यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, बिहार का, एमपी का, सबका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया रहता है। पूर्वावलोकन नाम से बुक आती है, जरूर खरीदिएगा। वो क्वेश्चन से ज्यादा मजेदार है उसका एक्सप्लेनेशन, और हमको बड़ा पसंद आता है। इलाहाबाद में इसका पब्लिकेशन है, लेकिन इसमें त्रुटि नहीं। एक्सेप्शंस हर जगह हो सकता है कि कहीं आप खोज निकालें, लेकिन जहां उनको खुद कंफ्यूजन, वहां स्टार मार्क उन्होंने दे दिया है। घटना चक्र इतिहास का जो ए चैप्टर है, कौन है? ए चैप्टर का नाम क्या है? 1857 की क्रांति। उस पर 100 सवाल है, 100 एक्सप्लेनेशन है। तुम 100 सवाल उस पर करोगे, हो सकता है 70 सवाल गलत हो,
लेकिन एक्सप्लेनेशन पढ़ो। इसको बोलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब तुम एक बार पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो। ये नहीं कि उठाया घटना चक्र लगाना चालू कर दिया। सबसे पहले आपको पढ़ना है वो चैप्टर, उसके बाद पीवाईक्यू, उसके बाद एक बार रिवीजन, फिर घटना चक्र। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग। इस रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब गलती करोगे, क्यूरोसिटी रहेगा, जाके पलट के देखोगे या उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, यहां तक कि जो सवाल आपका सही हो रहा है उसका भी एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, कुछ नया फैक्ट मिल सकता है। समझ रहे हो? अब ये घटना चक्र कर लिया, उसके बाद देखेंगे एक बार फिर से पीवाईक्यू करेंगे। ये साइकिल कंप्लीट होना हर चैप्टर के साथ जरूरी है। अब जब देखोगे तो वहां 60-70% सवाल गलत हो रहा था, वो लगभग 80-90% तक सही होना चालू हो जाएगा। ये चक्र है, ये साइकिल है। मैं हर एक चैप्टर के साथ हिस्ट्री में या हर सब्जेक्ट में करता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि करेंट अफेयर में कोई विकल्प नहीं है, चाहे तुम खुद से पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो। उसी प्रकार से टेस्ट सीरीज में भी कोई विकल्प नहीं। मैं यहाँ विजन का टेस्ट सीरीज प्रमोट करने नहीं आया हूँ, इतना तो आपको पता होगा मार्केट में, है ना, कि विजन से बढ़िया टेस्ट सीरीज किसी का नहीं है। सामूहिक संपत्ति आप ज्वाइन करना है करो, नहीं करना है सब उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध, टेंशन क्या है। लेकिन आपको सॉल्व करना है विजन का ही, कि उसकी क्वालिटी और उसके एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी अभी तक दूसरा कोचिंग पहुंच नहीं पाया। ये फैक्ट है। अब आपको लगे कि सर यहाँ आए हैं और इनको पीछे से बोला गया है कि बड़ाई करने के लिए, आपको पता है मार्केट का क्या हाल। तो आप चैप्टर ए कर लिए, उसी प्रकार से चैप्टर बी कर लिए, चैप्टर सी कर लिए, और मान लो विजन का एक टेस्ट कोड है, उस टेस्ट कोड वाइज होता है ना। हिस्ट्री में वो सिलेबस है कि चैप्टर ए बी सी से वो विजन सवाल पूछेगा टेस्ट में। तो तीनों चैप्टर के लिए ये प्रोसेस जब कर लिए, उसके बाद विजन का वो टेस्ट लगा डालो, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ डालो, एनालिसिस कर डालो। विजन का एक टेस्ट लगाने में 8 से 10 घंटा लगता है। कैसे? 2 घंटा में टेस्ट दोगे, आधा 1 घंटा में मार्क्स वार्क्स मिलाओगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होगे, खाना खाओगे, और जब एक्सप्लेनेशन पढ़ना शुरू करोगे 100 सवाल का, मिनिमम 6 से 7 घंटा लगता है। पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं। ये जब पूरा कर लोगे, घटना चक्र है, विजन का टेस्ट है, ये सब आपको फ्यूचर में 5 बार रिवाइज करना पड़ेगा, मिनिमम 5 बार। ठीक है? इसके अलावा आप कोई और सोर्स पे जाते हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? हो सकता है कि दूसरा सोर्स भी अच्छा हो, लेकिन वही आपके दायरे को कम करना है ना। पीवाईक्यू हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखो इंग्लिश में है थोड़ा, एक्चुअली इसको जब बना रहा था तो, अब देखो सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 का है। इंग्लिश इतना तो पढ़ लेते होगे, है ना। इसमें पूछा है कि कौन सा जो एक्ट है, कौन सा कानून है, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया है। तो आसान सवाल, जब आप क्लास में पढ़ोगे या खुद से पढ़ोगे तब भी लगा दोगे, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी ये देखो, पहले which one of the following acts did the governor general of Bengal become the governor general of India? CDS 2009 में पूछा है। अब CDS एग्जाम कौन लेता है? यूपीएससी। तो जो मैं PYQ बोला था वो CSE सिविल सर्विस एग्जाम का लास्ट 20 इयर्स का क्वेश्चन देखना है। ये प्लस लगा दिया, मतलब यूपीएससी जितना भी एग्जाम लेती है उसको देख लो, इस बार
35 से 40 सवाल, क्योंकि मैं बहुत बच्चों को गाइड करता हूं, बहुत बच्चे जुड़े रहते हैं, हमको प्रूफ के साथ भेजे हैं सर 35 से 40 सवाल 20 साल से आए। क्या चाहिए? तो PYQ प्लस समझ में आया? पिछले साल तक हम PYQ करवाते थे बच्चों से, प्लस हम भी PYQ प्लस नहीं किए, उसमें जरूरत ही नहीं था, ऐसा ही PYQ कर लो, कोई करता ही नहीं था, हम कर लिए, नंबर आ गया। यूपीएससी हो गई चलाक, सब PYQ कर रहा है, 10 से 20% लोग कर रहा है, और इंडिया में 20% का मतलब होता है 20 से 40 हजार लोग है ना? तो इसलिए वो, और सारे यूट्यूब चैनल पे यही चल रहा है, तो आप प्लस ले आओ, प्लस करोगे डायरेक्ट। अब जरा देखो किस प्रकार से, अब देखो ये जो है CSE 2023 का सवाल है, ये पूछा है रॉबर्ट स्वेल, वॉल्टर इलियट, इसके बारे में, और ये टफ सवाल में आता है, इतना नाम कौन याद रखता है। अब पूछा किससे संबंधित है, उत्खनन से संबंधित है, रेलवे की स्थापना से संबंधित, किससे संबंधित है ना? अब जरा देखो एनसीईआरटी बुक में आपका वॉल्टर इलियट का नाम दिया होगा, और वॉल्टर इलियट गए और आपका आंध्र प्रदेश में गुंटूर में अमरावती सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उत्खनन से संबंधित है, विजयनगर का उत्खनन से संबंधित है। अब ये देखो जब वॉल्टर इलियट, ये नहीं पता है लेकिन वॉल्टर इलियट तो पता है, क्या सही हो जाएगा? देखा एनसीईआरटी का एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, और उसको अगर PYQ से लिंक कर दिए मजा आ जाएगा। और ये लगभग लोग सवाल छोड़ेंगे या कुछ हो सकता है गलत भी करें, लेकिन आपका सही होगा। PYQ प्रीलिम्स में गला काट कंपटीशन होता है, तो वहां एक सवाल सही करने का मतलब कितना नंबर पड़ेगा? 2.66, क्योंकि अगर गलत होता है तो 0.66 कम होगा। 11th के एनसीईआरटी से है। और देखिए ये आपका CGS के 2009 में रॉबर्ट स्वेल का उल्लेख है। अगर तुम CGS का भी 2009 का पेपर कर लिए हो तो रॉबर्ट स्वेल या ये एनसीईआरटी नहीं भी याद है, ये सही हो जाएगा सवाल। तो PYQ क्या होगा? प्लस। ठीक है। अच्छा, इतना बताने के बाद इतना लोग इसका ऑनलाइन देख रहे होंगे, कर नहीं पाते हैं लोग। कुछ ही बच्चे, आज जो अगर 100 बच्चे देखेंगे उसमें गिन के 5 बच्चे ही करेंगे। तो यहाँ भी कितने बच्चे हैं अभी, उसमें भी 1-2 लोग ना कर पाए, नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बार बार ना बोला जाए या अपना दिमाग खुला नहीं रखेंगे आप, तो मैं तो कहता हूं कि PYQ प्लस आप एक पेज पे बड़ा सा लिख के और चिपका लेना कि बार बार आपको याद दिलाए। ठीक है। अब देखो कौन कौन सा है 2023 में पूछा है, कौन कौन सा ये डायनेस्टी के संदर्भ में, और इसमें अर्ली 8th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया था, है ना। अब देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है आपको कि कौन क्या डायनेस्टी कहाँ कैसे, सब एनसीईआरटी में है। सतीश चंद्रा का जो बुक है ओल्ड एनसीईआरटी है ये, उसमें पेज नंबर 46 पे। और ये ना भी किए हो घटना चक्र से पकड़ाया जाएगा, घटना चक्र में पूरा फैक्ट्स। अब ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में पूछा है, ये भी आपका उसमें साफ साफ है। विजयनगर एम्पायर, अब देखिए तुंगभद्रा रिवर है, इसका रेफरेंस आपको सतीश शर्मा के आपको 116 नंबर पेज पे मिल जाएगा। तो खैर ये एनसीईआरटी से तो बहुत फायदा होता ही है, लेकिन ये आप PYQ प्लस समझ में आया आपको। अब लास्ट बात कि नोट्स कैसे बनाएं, खासकर प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए जो क्लास में पढ़ाया जाएगा या खुद से भी कर रहे हैं, PYQ एनालिसिस कीजिए, समझिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके अनुसार से आप हर एक टॉपिक का एक शीट में नोट्स बना लीजिए, और बाद में अपडेट करना हो तो शीट ऐड करते जाइए। रजिस्टर में नोट्स बनाइएगा तो फिर ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। अब एक चीज दिखाता हूं कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे चीज हैं जिसका मैपिंग किया जा सकता है।
अब कौन कौन सा जनजातीय विद्रोह या आंदोलन हुआ, इसका मैपिंग ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, मेरे स्टूडेंट ने किया है, उसी से मैं लेके आया हूँ, मैं नहीं करवाया था। तो देखिए एक जगह हो गया, अब ये पूछेगा, लिंक करेगा कि कौन सा किस राज्य में हुआ था, अभी वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है जनजातीय विद्रोह। अब इस पेज में एक और पीछे पेज ऐड करके इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। एक शीट में, 2 शीट में पूरा जनजातीय विद्रोह हमारा कवर हो जाएगा। बाद में जब घटना चक्र कर रहे हैं या फिर विजन का पेपर कर रहे हैं, उससे ऐड कर लेंगे। तो आपको कुछ चीज हिस्ट्री में आपको खुद से चाहे लाख क्लास कर लो, सब कुछ कर लो, 20 पेज का नोट्स बनाना पड़ेगा। 20 शीट में कहूंगा, 20 शीट का नोट्स बनाना पड़ेगा। क्या क्या? तो चूंकि हिस्ट्री एक कहानी है, क्रोनोलॉजी है, तो एक शीट पे हम लिख लेंगे वायसराय या गवर्नर जनरल, शुरुआत करेंगे और साथ में ईयर यहां लिखते जाएंगे। गवर्नर जनरल का नाम लिखेंगे, थोड़ा गैप दे देंगे हम लोग, और जैसे वारेन हेस्टिंग्स लिखे, अब इसके सामने शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे, क्या क्या उसके समय में हुआ, फिर विलेजली के समय क्या क्या हुआ, ऐसे करके लास्ट 1947 तक जो आपका वायसराय रहा तब तक का आपको लिखना है। एक शीट में हो जाना चाहिए, याद रखना है ये बात। तो एक शीट में आपका पूरा वायसराय का क्रोनोलॉजी आपने तैयार कर लिया। एक शीट में जो जो एक्ट आए, है ना, शुरुआत कीजिए रेगुलेटिंग एक्ट से, जो जो एक्ट आए उसका, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब ऐसे करते 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 आपको लास्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक आना है। और उस एक्ट में क्या बेसिक इंफॉर्मेशन था, एक शीट में शॉर्ट नोट्स बना लिया। वो हो सकता है कि क्लास में भी सर कराए हो सकता है घटना चक्र में डिटेल में हो सकता है बुक में हो, स्पेक्ट्रम में पीछे दिया हुआ है, लेकिन अपने हाथ से बना हुआ नोट्स वहां बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक शीट में पूरा जनजातीय विद्रोह क्रोनोलॉजी में कर लेंगे, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। एक शीट में किसान आंदोलन जो हुए उसको कर लेंगे। एक शीट में शिक्षा का कैसे प्रसार हुआ, प्रचार हुआ भारत में, उसका कर लेंगे, है ना। प्रेस का कैसे विकास हुआ एक शीट में कर लेंगे। एक शीट में हम लोग कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए उसको क्रोनोलॉजी बना लेंगे। एक शीट में जो राष्ट्रीय आंदोलन बड़े बड़े हुए उसको बना लेंगे। ऐसे करके 10 टॉपिक का, 11 टॉपिक का बनाना पड़ता है, 20 शीट में हो जाएगा। हो सकता है कि 25 शीट लग गया तो आग लग जाएगा क्या? नहीं, 20 शीट हम एवरेज बताए, 25 भी लग सकता है, कोई बात नहीं। और जब उसको रिवीजन करोगे 4-5 सवाल उसी शीट से आएगा, और 4-5 सवाल में कॉन्फिडेंटली सही हो जाना छोटी बात नहीं है ना। तो हम जो खुद अपने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लास्ट डे जो आधा घंटा में हम हिस्ट्री रिवाइज करते थे, वही शीट उठाते थे 20, खच 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 रिवीजन हो गया। 1930 के बाद इतना जल्दी घटनाक्रम चेंज होता है तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्रिप्स में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन में क्या हुआ। जब तक एक शीट पे ना हो, वो भी क्रोनोलॉजी में, तब तक कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई आपकी तरफ से सवाल? हम्म 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 एनसीईआरटी तो न्यू पढ़ना है, और उसके अलावा मैंने आपको बताया है जो आपका, वो भी पहले एनसीईआरटी था, बुक फॉर्म में आ जाता है, सतीश चंद्रा और आरएस शर्मा। ठीक है, वो पहले जो प्राचीन काल के लोग थे वो एनसीईआरटी के रूप में पढ़ते थे। प्राचीन काल मतलब 2010 के पहले। हाँ, तो अब आपको पढ़ना, अच्छा बिपिन चंद्रा जो है, ये एनसीईआरटी वाली बिपिन चंद्रा नहीं, मोटी आती है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, तो मोटी आती है, उसको नोवेल की तरह पढ़ डालना है। ठीक है, ताकि स्टोरी मालूम चल जाए। हाँ, और एक चीज और है, एक मैं भूल गया, अच्छा याद दिलाए। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री का तो मैंने बोला कि आपको कोई, एक तो एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हो, उसके अलावा किसी अच्छे कोचिंग का, मतलब विजन का तो मटेरियल सबसे बेस्ट है, तो उससे विजन का उठा लो और सेल्फ स्टडी कर लो, सब मिलता है।
ठीक है। और एक जो बुक है 1997 से 1991 के बीच स्वतंत्र भारत में राजनीति करके एक एनसीईआरटी आती है ना। योगेंद्र यादव उसके ऑथर हैं। तो स्वतंत्र भारत में राजनीति वो एनसीईआरटी भी पढ़ना आपको, चूंकि एनसीईआरटी में आता है इसलिए मैं अलग से उल्लेख करना मैं भूल गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको तांगा वाला घोड़ा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? याद रखना, मतलब यही बोल बोल के बहुत का सिलेक्शन दिलवा दिए हैं हम। आपको तांगा वाला घोड़ा बनना है तो बनना है, ये एहसास होगा। अगर आपको चेक करना है तो जो बाबा हैं आपके हॉस्टल में उनसे ज़रा सिलेबस पूछ के देखिए। उनको पता होगा सिलेबस, लेकिन वो सिलेबस पता होगा जो कोर सब्जेक्ट का है, वो भी पूरा नहीं। उनको ये नहीं पता होगा कि कौन सा टॉपिक सोशल जस्टिस में है, कौन सा गवर्नेंस में है। समझे? तो सिलेबस आपको अच्छे से रगड़ा होना चाहिए। जैसे कि शायद इस फाइल में आपको सिलेबस भी मिला है ना। तो कागज पे सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस में बदलना है। उसको चिपकाओगे चिपका रह जाएगा, इतना छोटा लिखा हुआ है कोई नहीं पढ़ता है अच्छा चीज, लेकिन आपको अपने हाथ से कागज पे लिखना है। बहुत बार ये होता है ना, हम लोग जो फर्रे बनाते थे जब स्कूल में थे, मतलब 10th बोर्ड, बिहार में बड़ा चीटिंग चलता है, हम भी बहुत चीटिंग किए हैं। वही कल्चर ही है, संस्कृति ही है वही बिहार बोर्ड का। अब लगता है कितना गलत है, कितने बच्चों का भविष्य खराब होता है उससे, है ना। तो फर्रे बनाने समय कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता था, फर्रे बनाते समय याद हो जाता था। कभी ऐसा हुआ है एहसास? अच्छा, बनाए हो सब लोगों। तो सिलेबस को तुम अपने हाथ से लिखोगे तो आपको सिलेबस अच्छे से याद हो जाएगा, या फिर एक समझ विकसित हो जाएगा। ये भी बता दूं, कोई सोचोगे कि एक बार में हम सिलेबस समझ जाएं, 10%। वो धीरे धीरे बार बार देखोगे, बार बार दिमाग लगाओगे, तब 10, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। PYQ बाद में लगाओगे, तब वो सिलेबस के साथ इंटरलिंक करोगे, तब समझ विकसित होगा। ठीक है। देखो, एक्चुअली रेगुलरिटी के लिए बोल रहा हूं मैं। आपको बनना है कछुआ। क्या बनना है? कछुआ। कोई बच्चा अगर खरगोश और कछुआ का कॉम्बिनेशन है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। कछुआ के साथ खूबी क्या है, अगर पहला एक शब्द बोलूं तो? नहीं। क्या है खूबी कछुआ के साथ? कंटिन्यूटी, लगातार, धीरे धीरे नहीं है। कोई आदमी धीरे धीरे कर रहा है लेकिन लगातार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई धीरे धीरे कर रहा है, सो रहा है, तब तो कुछ नहीं है है ना। लेकिन धीरे धीरे कर रहा है, लगातार हो रहा है, तो हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में ना दूसरे में निकाल लेगा। लेकिन जो पहले अटेम्प्ट में टॉप 100 लाते हैं, वो कछुआ के साथ खरगोश के साथ कछुआ वाला कॉम्बिनेशन है, फास्ट प्लस लगातार। तो 10 घंटा पढ़ना अपने आप में फास्ट कहलाएगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर कोई 6 घंटा पढ़ रहा है और कछुआ है, वो ज्यादा अच्छा है उन लोगों से जो 15 घंटा पढ़ रहा है और खरगोश है। तो आपको कछुआ बनना है, पहला चीज। अब वो ये मत बोलना कि सर टांगा वाला घोड़ा ही बना रहे हैं और कछुआ, दोनों का अलग अलग संदर्भ में हम उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज कि जो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हम खुद इतने मतलब अच्छे से संघर्ष किए हैं यूपीएससी फील्ड में, और पढ़ा रहे हैं बच्चों को, गाइड 50 बच्चों को गाइड करते हैं करीब। तो और कृतिका मिश्रा सेलेक्ट हुई, और भी जतिन सेलेक्ट हुआ, तो उन्हीं से, और अपना भी जो गलतियां हम किए हैं, हम रात में पढ़ते थे। हॉस्टल में रात में पढ़ोगे ना तो पढ़ाई कम, गपशप ज्यादा, और चाय बिस्किट ज्यादा होता है। सच्चाई बता रहा हूँ। और जो लोग सिगरेट पीते हैं तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, बार बार सिगरेट की छुट्टी पे ब्रेक लेंगे वो। सच बता रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में पढ़ना है। मॉर्निंग में पढ़ने के पीछे वो नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अपना कंटिन्यूटी बनाने के लिए मॉर्निंग में अगर 6 बजे उठते हो और 7 से 12 लगातार नाश्ता करने के साथ, नाश्ता पहले कर लो, 7 से 12 मोबाइल ऑफ करके अगर 5 घंटा पढ़ लिए। इसलिए मैं मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर कोचिंग ज्वाइन भी कहीं भी करना तो शाम वाला बैच ज्वाइन करना। क्यों? अगर तुम सोचोगे कि 12-1 बजे उठें, अजीब सा लगेगा, तैयार वार होने में, पढ़ने में 2-3 बज जाएगा, तब तक दोस्त आके बोले चलना रूम खोजने जाना है, चलना चाय पी के आते हैं।
आपको लगता है कि 7 से 12 मम्मी फ़ोन करेगी कि बेटा आप खाना खाए क्या? नहीं, रात में करती है। गर्लफ्रेंड भी परेशान करेगी आपको शाम में, सच्चाई बता रहा हूँ। या कोई लड़की है उसको बॉयफ्रेंड भी परेशान करेगा, चलो घूमने चले, सब शाम में। दोस्त परेशान करेगा शाम में। तो वो जो परेशान करने वाला समय है उस समय कोचिंग ज्वाइन कर लो, या फिर अपना अगर 1-2 घंटा मजरगस्ती करना है कोई बुराई नहीं है, सोशल बन के रहना है। लेकिन 7 से 12 तुम कौन हम नहीं जानते। एक तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब भी करना चाहे तो पहचानो मत उसको। हाँ, जब तक कि कोई इमरजेंसी, कोई बीमार है तो कैसे उसमें तुम, है ना। लेकिन अगर तुम सोचो जरा 5 घंटा तुम निकाल लिए, उसके बाद खराब पढ़ाई भी होगा ना तो 8 घंटा दिन भर में पढ़ लोगे। खराब पढ़ाई होगा तब, ठीक है। तो 7 से 12 याद रखना। हम तो, मेरा 50 स्टूडेंट 7 से 12 पढ़ता है, उसमें से अगर 5-6 का सिलेक्शन हुआ है, रेशियो आपको थोड़ा कम दिखेगा लेकिन बहुत बड़ा रेशियो हिंदी मीडियम के हिसाब से। 5-6 का मतलब हिंदी मीडियम का 10% सिलेक्शन, है ना। अरे मॉर्निंग वाला, अरे वही तो क्रक्स है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 7 से 11:30 या इधर 6:30 से 11:30, 5 घंटा तो आपको मिल रहा है। हाँ, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। अ, हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कोचिंग में क्यों, कोचिंग में सारा मटेरियल में हर चीज़ यूज किया जाता है। तो आप वहाँ पे स्पेक्ट्रम भी छोड़ सकते हो, वहाँ पे आप सतीश चंद्रा भी छोड़ सकते हो। सिर्फ कोचिंग के मटेरियल, खासकर मेरा कॉन्फिडेंस विजन के मामले में है। देख लेना, मैं विजन को देख के बोल रहा हूँ। अगर मटेरियल भी किसी भी कोचिंग में भी दाखिला लो, मटेरियल पढ़ना विजन का है, ठीक है। तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो। घटना चक्र तो आपका किसी भी कंडीशन में है, ठीक है। कोई और डाउट? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम पहले सेमेस्टर में मुझे खुद नहीं पता था कम नंबर आए थे। हाँ 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 हाँ, मैं जस्ट सीएलसी से, मेरा सीएलसी नहीं, LC2, क्योंकि मॉर्निंग में था, मुझे पढ़ाना भी होता है। तो LC2 से मेरा लॉ समाप्त हुआ है, इसी मई में समाप्त हुआ है, और धूमधाम से। हिंदी मीडियम वाले सब मुझे जानते हैं हाँ, अभी थोड़ा बाद में बात करते हैं, माइक पे अब मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है।